बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं फिर थैंकफुल हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का, जिन्होंने मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने का मौका दिया है, विद होल्डिंग टैक्स रजीम एंड ऑडिट। इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं दोनों साइड्स पे। ऑफिसर्स की साइड्स पे भी प्रॉब्लम है, ये इक्वली बेनिफिशियल होगा फॉर एफबीआर के ऑफिसर्स के लिए भी और टैक्स पेयर्स के लिए भी। और फिर जो स्टूडेंट्स हैं आईसीएमए, सीए और फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी इतनी ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द टैक्सेस जो हैं, स्पेशली डायरेक्ट टैक्सेस, वो चले गए हैं विद होल्डिंग पे। तो अब विद होल्डिंग के जब भी कोई नोटिस आता है, ऑडिट आता है, तो उसमें प्रॉब्लम फील होती है ऑफिसर्स की तरफ से भी और टैक्स पेयर्स की तरफ से भी। तो ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और इंशाल्लाह मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको आज मुकम्मल इस पे ग्रिप आ जाए कि विद होल्डिंग टैक्सेस क्या हैं, किस स्टेज पे इकट्ठे होते हैं, इसमें चैलेंजेस क्या हैं, ऑफिसर्स के लिए क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और टैक्स पेयर्स के लिए क्या प्रॉब्लम्स है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सीक्वेंस ऑफ माई प्रेजेंटेशन विल बी व्हाट इज़ द विद होल्डिंग रजीम इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में क्या विद होल्डिंग की रजीम है, कहाँ कहाँ से विद होल्डिंग होती है, कहाँ से नहीं होती, कहाँ डायरेक्ट टैक्सेस जमा होते हैं, और विद होल्डिंग की जो इन्फोर्समेंट हो रही है एफबीआर की साइड से वो कितनी इफ़ेक्टिव है और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। इम्पॉर्टेंट लीगल इश्यूज़ जो हैं रिलेटिंग टू विद होल्डिंग रजीम के रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं जो लीगली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं दोनों साइड से, और एलिमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ विद होल्डिंग आर्डर्स, जो आर्डर पास किए जाते हैं एफबीआर के ऑफिसर्स की तरफ से, उसकी क्या क्वालिटी है, किस तरह से उसको इम्प्रूव किया जाता है और किस तरह से वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। और फिर इसमें मैं लास्ट में जिक्र करूंगा फाइनेंस एक्ट 2024 में विद होल्डिंग में क्या क्या चेंजेस आई और इसमें क्या कलेक्शंस के भी कंपैरिजन किए जाएंगे 23-24 के, और फिर लास्ट क्वार्टर जो 24-25 का है उसका भी विद होल्डिंग का कंपैरिजन किया जाएगा, ताकि आपको इसके बारे में अच्छी तरह सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो विद होल्डिंग टैक्सेस इन पाकिस्तान में क्या इसका कंट्रीब्यूशन है। विद होल्डिंग टैक्सेस 58% है ऑफ द टोटल डायरेक्ट टैक्सेस। इट्स मीन कि हम जितना भी डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते हैं वो पूरे डायरेक्ट टैक्सेस का मोर देन 50% जो है वो विद होल्डिंग से आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 23-24 की, तो उसमें 2.67 ट्रिलियन जो है वो कलेक्शन हुई है फ्रॉम विद होल्डिंग टैक्सेस। दैट इज़ द टोटल जो डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन थी वो थी 4.584 ट्रिलियन। मीन ये एफबीआर के डाटा से हमने लिया है कि इसकी जो 58% जो है वो टोटल डायरेक्ट टैक्सेस का 58% विद होल्डिंग टैक्स है। मीन ये उसके 50% से भी ये एक्सीड कर गया, तो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा हो गई है। परवेसिव एंड परसिस्टेंट कलेक्शन एज वेल एज डिडक्शन, मीन ये है कि जहाँ से कलेक्शन हुई है या डिडक्शन हुई है विद होल्डिंग की, वो दोनों मिला के इसके हुए हैं। टूल फॉर द टैगिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो फाइनेंस एक्ट 2024 की है उसके से हमने ये लिया है। तो अगर मैं बात करूं लेटेस्ट विद होल्डिंग कंपैरिजन क्या है, जो कि डीजी विद होल्डिंग टैक्सेस एफबीआर से के डाटा से लिया गया है, तो अगर हम विद होल्डिंग पहले तो किस किस चीज़ पे होती है ये भी बात क्लियर हो जाएगी सब के एक सप्लाईज एंड सर्विसेज, अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं या सर्विसेज सप्लाईज करते हैं तो उस पे आपका जो परचेज़र है या जिसने आपसे सर्विसेज ली हैं वो आपको टैक्स विद हेल्ड करके पैसे देता है। तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना आपका टैक्स विद हेल्ड हुआ है वो विदिन 7 डेज़ वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा करवाए और आपको उसका चलान दें, और आप साथ साथ ही कोशिश करें उसके चलान लेते जाएं। जब एंड ऑफ द ईयर आप डिमांड करते हैं तो वो उसको डाटा में उसे भी देने में प्रॉब्लम है और आपको भी ज़ाहिर है इसमें। तो इसलिए कोशिश करें कि जैसे ही आपका पैसे कटे विदिन 7 डेज़ उसने क्योंकि जमा करवाना है तो उसके से साथ ही चलान ले लें। तो पहले नंबर पे तो आ गया सप्लाई एंड सर्विसेज पे, जो सेक्शन 153 जिसको डील करता है। ये अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 की हम बात करें तो इसमें 391 बिलियन टोटल कलेक्शन थी, जो अब इंक्रीज़ होके फाइनेंशियल ईयर 2024 में 498 बिलियन हो गई है। इट्स मीन कि इसमें इंक्रीज़ कितना है, 27% इंक्रीज़ है 23 से 24 में। तो इट मीन विद होल्डिंग जो है वो इंक्रीज़ हो रही है।
सेकंड वन है प्रॉफिट ऑन डेट, जो 151 सेक्शन इसको डील करता है। इसमें फाइनेंशियल ईयर 2023 में 319 बिलियन थी, जो इंक्रीज़ होके 487 बिलियन हो गई है, और इसमें 52% इंक्रीज़ आया है। ये में भी इसकी ये भी रीज़न्स हो सकती हैं कि इसमें जो नॉन फाइलर्स था उसका 35% था और जो फाइलर था उसका 15% था, तो ये भी एक अफेक्ट कर सकती है। या फिर ये था इंटरेस्ट रेट क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से लोगों ने ज़्यादा अपनी अमाउंट बैंकों में रखी, जिसकी वजह से इस पे प्रॉफिट ऑन डेट पे विद होल्डिंग ज़्यादा। तो इंपोर्ट स्टेज पे जो है, इंपोर्ट की जो है 291 बिलियन है कलेक्शन 23 में थी, और जो इंक्रीज़ होके 368 2024 में, जिसमें 39% इंक्रीज़ आया है। और डिविडेंड इनकम जो है वो उस पर भी अच्छा खासा इंक्रीज़ है कि 85 बिलियन थी टोटल, जो 153 बिलियन पे आ गई, जो कि 69% इंक्रीज़ है। और आई थिंक ये हाईएस्ट इंक्रीज़ है डिविडेंड इनकम पे। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो थी ये 99 बिलियन थी, जो 130 बिलियन हो गई, 31% इंक्रीज़ है। परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 236K का है जो है, इसमें 85 बिलियन थी, जबकि एडवांस टैक्स जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसके टाइम पे जो आपका टैक्स विद हेल्ड होता है, एडवांस टैक्स विद होता है, जो एडजस्टेबल है, आगे आके आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो टोटल 85 बिलियन था इन 2023 में, जो इंक्रीज़ होके 104 हो गया है 24 में। तो इस तरह 23% उसमें इंक्रीज़ आई है। और आपका टेलीफोन, इंटरनेट और अदर यूज़र जो है उसमें 87 बिलियन था, जो 100 बिलियन तक आ गया, 14% इसमें इंक्रीज़ आई है। एक्सपोर्ट्स पे आपकी 74 बिलियन था, जो 94 बिलियन आ गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या फ़र्क है, कि इंपोर्ट का हमारा विद होल्डिंग इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इंपोर्ट हमारी बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट हमारी कम है। अब आपने अपने मुल्क को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे तवज्जो देनी है, जो हमेशा मैं अपने लेक्चर्स में कहता हूँ, और जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको मैं अक्सर ये बात बताता हूँ कि जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट नहीं इंक्रीज़ कर लेते, हम अपने मुल्क में बाहर से ज़र मुबादला नहीं लाते, उस वक्त तक हमारा स्ट्रेंथन होना बहुत मुश्किल है। इसी तरह प्रॉपर्टी की सेल पे 236C, जो आप जब प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करते हैं तो उस पे जो आप एडवांस टैक्स देते हैं 236C का, जो बाद में आपका गेन टैक्स भी में भी एडजस्ट हो जाता है, वो 65 बिलियन था, और 24 में आके ये 93 बिलियन बन गया। तो इस तरह 44% इंक्रीज़ आई है। तो इस तरह बाकी जो अदर्स हैं उनका सबका हम करें तो 174 बिलियन था, तो इंक्रीज़ होके वो 258 बिलियन हो गया 24 में, तो इसमें भी 48% इंक्रीज़ आई। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमने 1935 बिलियन विद होल्डिंग टैक्स 2023 में कलेक्ट किया था, और 2024 में 2656 बिलियन हमने इकट्ठा किया है। तो इस तरह इसमें टोटल ग्रोथ जो है 37% है। तो ये सोर्स है हमारा डीजी विद होल्डिंग FBR का। व्हाट आर द चैलेंजिंग फॉर द विद होल्डिंग टैक्सेस इन पाकिस्तान? तो सबसे पहली तो बात यह है कि हमारी जो इन्फोर्समेंट है वो इफेक्टिव नहीं है, उसको इफेक्टिव करने की ज़रूरत है। इफेक्टिव इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन है कि आपका कैश वर्सेस बैंक ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है। जो मैं सब अक्सर अपने लेक्चर्स में कहता हूँ कि अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी जो है वो टैक्सेशन के लिए डिजीज़ है। तो हमारी 70% अनडॉक्यूमेंटेड क्योंकि इकॉनमी है, उसको जब डॉक्यूमेंटेड करेंगे तो देन इसमें और इफेक्टिव होगा। और यूज़ ऑफ डाटा एक्सपेंडिंग द टैक्स बेसिस, तो डाटा का जो यूज़ है टैक्स की बेस एक्सपेंड करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स में आए, एक ये भी हमारा चैलेंज है। तो इसमें जो इन्फोर्समेंट के इश्यूज़ क्या क्या है, अगर हम इन्फोर्समेंट के इश्यूज़ की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमारा कॉमन इंस्टांस ऑफ टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। मोस्ट ऑफ द पीपल तो ये करते हैं, कंपनीज जो ऐसा कर लेती हैं कि वो टैक्स क्लाइंट का विद हेल्ड कर लेती हैं। गुड्स की सप्लाईज़ पे भी कर रही हैं, सर्विसेज पे भी कर रही हैं, सैलरीज में भी कर रही हैं, और टैक्स विद हेल्ड करते हैं लेकिन उसको डिपॉजिट नहीं गवर्नमेंट की ट्रेजरी में करवाते। तो इस तरह से क्या हो गया, ये डबल थेफ्ट हो गई कि गवर्नमेंट का पैसा किसी और से इकट्ठा कर लिया लेकिन वो गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया।
तो ये इशू जो है वो बहुत कॉमन इशू है और इस पे तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। फिर नॉन फाइलिंग ऑफ विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स आर बैंक नील फाइलिंग स्टेटमेंट नॉन रिकॉन्सिलेशन अंडर रूल 44 सब रूल 4 विदाउट इन्फोर्सिंग द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 165। तो हर विद होल्डिंग एजेंट के लिए ज़रूरी है कि वो अंडर सेक्शन 165 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अपनी विद होल्डिंग स्टेटमेंट दे। तो अब जब वो विद होल्डिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा, जितना भी उसने विद हेल्ड किया हुआ है वो उसमें शो ही नहीं करवा रहा, तो इसमें भी प्रॉब्लम है। तो ये इन्फोर्समेंट भी करवानी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग ऑफ विद होल्डिंग आ रियल चैलेंज फॉर द फील्ड फार्मेशन। तो फील्ड फार्मेशन जो है वो उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर सकती, जैसे कि अभी आया है 236 AB का शादी हाल्स पे, BC का शादी हाल्स पे जो टैक्सेशन है, उस टैक्सेशन को अब प्रॉपर हर हाल पे वो जाके मॉनिटरिंग नहीं कर सकते कि उन्होंने कितने प्रोग्राम किए और कितनों का विद हेल्ड किया या नहीं किया। इसी तरह से जितने भी विद होल्डिंग एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, मोस्टली टैक्स, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट पे बात की कि वो विद हेल्ड तो करते हैं, क्लाइंट से तो ले लेते हैं, लेकिन वो आगे गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट नहीं करवाते। दैट इज़ आल्सो अ इशू। नेक्स्ट है लो क्वालिटी ऑफ विद होल्डिंग ऑडिट्स। जो ऑडिट्स की क्वालिटी है वो बहुत पुअर है कि प्रॉपर विद होल्डिंग का ऑडिट किया नहीं जाता, या फिर उसको प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी है वो नहीं की जाती। ये ऑफिसर साइट्स पे हमारे प्रॉब्लम आ रही है, इसको भी इंक्रीज़ करने की, स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो पहली बात है कि जो आपने नोटिस इशू करना है अंडर रूल 44 सब रूल 4, वो जो है वो भी इश्यूज़ नहीं होते। और नोटिस अंडर रूल 44 सब रूल इज़ नॉन स्पीकिंग आर इज़ द इनकन्सिस्टेंट विद द केस लाज आर सब्जेक्ट्स के, अगर उसको किया है तो केस लाज को मद्देनज़र नहीं रखा जाता कि इस पे कोर्ट के किस किस पे डिसीजन क्या आए हैं, इसकी प्रॉब्लम है। फिर नोटिस अंडर 161 इज़ इशूड विद कंसिडरिंग द टैक्स पेयर इज रिप्लाई ऑन द नोटिस। अगर इशू कर भी दिया गया है अंडर रूल 44 सब रूल 4, तो उसको पहले कंसीडर नहीं किया जाता कि उसका रिप्लाई आया है और उसके बदले में आपने 161 करना है, तो 161 जो है वो बगैर ये देखे इशू कर दिया जाता है। फिर जो नोटिस अंडर 161 है इज इशूड विदाउट कन्फ्रंटिंग द स्पेसिफिक हेड्स एंड पार्टीज़ का नहीं देखा जाता। फिर जो ऑर्डर पास किए जाते हैं, ऑर्डर इज पास विदाउट एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड, कि आपने टैक्स पेयर को मौका ही नहीं देते कि वो आके आपके उसकी हेयरिंग करें, उसका मुद्दा भी सुने, तो फिर ऑर्डर पास करें। विदाउट एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं, जो अपील और एपलेट ट्रिब्यूनल में उनको रिलीफ मिल जाता है, तो इस तरह से आपका वो सारा पैसा ज़ाया हो जाता है। और जो एडिशन अंडर सेक्शन 41 और कंप्रोमाइज एप्लीकेशन फॉर सेक्शन 161 सब सेक्शन 1B की जो है वो विदाउट ड्यू डिलीजेंस की जाती है, तो इसमें थोड़ा सा FBR की साइड पे इसको स्ट्रेंथन और इस चैलेंजेस को इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की बात करें, जो हमेशा मैं कहता हूं कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है तो वो तो एक डिजीज़ है, फॉर टैक्सेशन स्पेशली इट इज़ अ डिजीज़। और इसको वाइंडिंग ऑफ टैक्स नेट की बात करती है। फिर फेट ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन, ये एक बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है कि आप 236 जब जो ट्रांसफरिंग अथॉरिटीज़ हैं, ट्रांसफरिंग अथॉरिटीज़ क्या करती हैं कि वो उसके बहुत से केसेस सामने आए जिसमें फेक CPR बन जाती है 236C और 236K की। तो अब फेक CPR बनाने के बाद ट्रांसफरिंग अथॉरिटी उसको चेक नहीं करती और ट्रांसफ़र कर देती है, जिस पे गवर्नमेंट ट्रेजरी में पैसा नहीं आता, लेकिन उसके फेक CPRs पे किया है। ये कुछ RTOs में इसमें बहुत ज़्यादा वर्किंग हुई, जैसा कि सरगोदा में उन्होंने किया और बिलियंस में उन्होंने इसकी रिकवरीज की, तो बाकी में भी इसका चेक होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से फेट ऑफ प्रोसीडिंग फाइनलाइज अंडर सेक्शन 236G का जो है, अब जो इस पे लग रहा है अपने डिस्ट्रीब्यूटर पे, तो वो टैक्स जो है उसका भी एक चैलेंज है, क्योंकि नया आया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको चेक किया जाए। तो इफ़ेक्टिव इन्फोर्समेंट के टूल्स क्या क्या हैं। अब क्योंकि मैंने जब उसकी चैलेंजेस बताए हैं तो टूल्स बताने भी ज़रूरी हैं, तो किस तरह से हम किए जाते हैं, कर सकते हैं। नंबर 1 तो आपकी सबसे पहली जो है कि हम नॉन फाइलिंग की बात कर रहे थे कि नील फाइलिंग 161 की रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं की जाती, तो उसके लिए पेनल्टीज़ दी हुई हैं कि अगर वो नहीं फाइल करता तो आप अंडर सेक्शन 182 के जो पेनल्टीज़ हैं वो उसको लगाएँ।
और अगर इनकॉर्पोरेटिंग नोटिस जो है अंडर रूल 44 सब रूल 4 है, नॉन फाइलिंग ब्लैंक फाइलिंग ऑफ द स्टेटमेंट, तो इसकी भी पेनल्टीज़ जो है वो इम्पोज होनी चाहिए। और फिर वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडिट टेकन बाय द क्वार्टरली एडवांस टैक्सेस वर्किंग एज वेल एज द एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में जो क्रेडिट ले रहे हैं, जिन्होंने भी अब क्रेडिट जितना हमसे लिया है क्या इतना डिपॉजिट हुआ है। जैसे कि मैंने पहले इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि बहुत सारे विद होल्डिंग एजेंट क्या करते हैं कि वो कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करके अपनी पॉकेट में डालते हैं, जो कि गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाना चाहते थे। ये तो रॉबरी है, सीधी सीधी रॉबरी है। तो इसमें कोई अवॉइड करते हैं, तो इसमें देखें कि जो क्रेडिट ले रहे हैं क्या ये उसका पीछे डिपॉजिट हुआ भी है या नहीं हुआ। तो उसके अलावा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने के लिए कंपलसरी है कि वे विद होल्डिंग स्टेटमेंट दें और टैक्स डिडक्ट और डिपॉजिट किया है तो वो कंप्लाइंस करें 100C की सब सेक्शन 4B एंड C। तो उसकी देखें कि कंप्लाइंस क्या हो रही है। अगर कंप्लाइंस हो रही है तो उसमें भी इफेक्टिव टूल है ये। देन इम्पोजिशन ऑफ डिफॉल्ट सरचार्ज के अगर कोई किसी ने ड्यू टैक्स एक डेट को जमा करवाना था, अब उस डेट को वो अगर जमा नहीं करवा रहा, इट्स मीन के वो गवर्नमेंट के पैसे रख के अपने पास बैठा है, उसको यूज़ कर रहा है। अगर वो लेट जमा करवाता है तो उस पर फिर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लगना चाहिए, जो काइबर रेट से उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए, ताकि उसको जब ज़्यादा पैसे जमा करवाने पड़ेंगे तो वो खुद ही वो फिर ऑन टाइम जमा करवाएगा। लेट डिपॉजिट है जो रिक्वायर्ड अंडर रूल 43 है। इसके बाद इन केस ऑफ गवर्नमेंट फेडरल प्रोविंशियल एंड द डिपॉजिट ऑन द डे ऑफ द टैक्स एंड कलेक्टेड एंड डिडक्टेड, तो जो गवर्नमेंट अदारे हैं उसके लिए तो ये ज़रूरी है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है कि वो जिस दिन उन्होंने डिपॉजिट किया है टैक्स उसी दिन, जिस दिन कलेक्ट किया उसी दिन डिपॉजिट करना है। तो ये भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो कलेक्ट कर लेते हैं लेकिन डिपॉजिट नहीं करवाते। और जो पर्सनस हैं अदर दैन द गवर्नमेंट विद इन द 7 days फ्राम द एंड ऑफ द ईच वीक एंडिंग ऑन एवरी संडे, कि जब एक विद होल्डिंग एजेंट है उसने जब किसी से विद हेल्ड किया, डिडक्ट किया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि वो विद इन 7 days उसको डिपॉजिट करवाए। अब जिसका विद हेल्ड हुआ है, जिनकी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्वेरीज जिनकी तरफ से आती हैं कि जी हमारा जो विद हेल्ड हुआ लेकिन उन्होंने हमें चलान नहीं दिया, तो वो क्योंकि उसकी विद होल्डिंग एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप उससे विद इन 7 days उनसे डिमांड करें कि आपने, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने जितना कलेक्ट किया विद इन 7 days जमा करवाना है, तो आप हमें चलान दें ताकि एट द एंड आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसको भी दोनों साइड से इंश्योर करने की ज़रूरत है। तो इसमें जो इफेक्टिव मॉनिटरिंग के विद होल्डिंग टैक्सेस की क्या क्या है, सर्कुलर नंबर 01 ऑफ 23 है। जुरिस्डिक्शन इश्यूज़ फॉर द स्मॉलर आरटीओज़ के वो बाज़ औक़ात ऐसे है कि जुरिस्डिक्शन का इशू है कि वो हमारा तो सीटीओ में है, आप हमसे कर नहीं सकते कलेक्ट, या जुरिस्डिक्शन का पता नहीं है, या इसमें कई इश्यूज़ आ रहे हैं, उसका इशू है। फिर क्लोज लाइजन विद द विद होल्डिंग एजेंट, कि विद होल्डिंग एजेंट के साथ लाइजन नहीं है कि आपने भाई इतना ये सब अगर विद हेल्ड किया है या आपने करना था आपने नहीं किया। दोनों सिचुएशन में अगर किया है तो आप डिपॉजिट करवाएं, अगर आपने नहीं किया तो देन फिर वो उसका विद हेल्ड करें और डिपॉजिट करवाएं। ऐसे ही इसके रिलेटेड जो मैं समझता हूँ, अब जो काम मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये काम कर रहा हूँ कि नॉलेज दे रहा हूँ, टैक्सेशन का अवेयरनेस दे रहा हूँ मैं। मेरा जो मकसद है कि मैं हर किसी को टैक्सेशन समझा दूँ, पूरे मुल्क के पूरे लोगों को, पीपल्स को समझा दूं। तो ये इसमें FBR की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें सेमिनार करें, विद होल्डिंग टैक्सेस की वर्कशॉप्स करवाएं, सबको इस चीज़ के बारे में समझाएं। मेरा ख्याल है कि ये लेक्चर जो भी विद होल्डिंग एजेंट सुनेगा या जिसका विद हेल्ड हो रहा है वो सुनेगा तो वो काफ़ी उसको अवेयरनेस आ जाएगी। उसके बाद वो विद होल्डिंग एजेंट जो होगा वो डिपॉजिट करवाना शुरू कर देगा ऑन टाइम, और जिसका विद हेल्ड हो रहा है वो अपना उससे डिमांड करेगा और उसका जो चलान CPR की जमा करेगा। तो इस सूरत में भी विद होल्डिंग को एजेंट को जमा करवाना पड़ेगा। इसी तरह जो एक्चुअल प्रीमिसेस हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग के, जैसे कि सब रजिस्ट्रार की मैंने बात की है, उसमें ये अथॉरिटीज़ या AGPR की है, ये प्रॉब्लम्स ये है कि वो बाज़ औक़ात फेक उसके साथ 236C और 236K के चलान लग के तो वो ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन रियल टाइम उनको चेक नहीं किया जाता। तो वो जब एक रजिस्ट्रार चेंज हो गया, अगला जब आया तो उसको पता चला जो पिछले का ऑर्डर था उसमें क्या है, तो वो फाइलों में बात रुल जाती है। और जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है वर्सेस सेल्स टैक्स डाटा, इससे भी कंपैरिजन करेंगे तो आपको इसका इफेक्टिव मॉनिटरिंग हो जाएगी।
इसी तरह से 2023 PTD 104 लाहौर हाई कोर्ट का हैज़ रिसेंटली हेल्ड दैट मेयर फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न बाय द रिसिपेंट डज नॉट एब्जॉल्व द विद होल्डिंग एजेंट ऑफ इट्स स्टैट्यूटरी लायबिलिटी। तो इसलिए रिटर्न्स फाइल करने से सिर्फ उसकी स्टैट्यूटरी, ये तो अब कोर्ट ने भी फैसला कर दिया है, तो इसलिए विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो है उससे करवाएं और उसका विद होल्डिंग जो है वो डिपॉजिट करवाएं। ट्रांजैक्शन वेदर डिक्लेयर्ड बाय द रिसिपेंट हैज़ टू बी प्रूवन, कि जो वो रिसिपेंट उसका कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसको प्रूव करें कि क्या वाकई विद हेल्ड हुआ है और ये उसमें ले रहा है। ऐसे ही टैक्स ड्यू पेड बाय अबव ट्रांजैक्शन ब्रॉट ऑन द रिकॉर्ड, तो जितनी भी ट्रांजैक्शन है इसके रिलेटेड टैक्स विद होल्डिंग के रिलेटेड उसको रिकॉर्ड में लगाएं। अच्छा, आगे जो नेक्स्ट है ये है FBR के ऑफिसर्स के हवाले से, कि उनको जब ये ड्राफ्ट करते हैं अपना ऑर्डर तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए कि अगर किसी भी एपलेट फोरम पे जब जाए तो उनको ये सेल्फ स्पीकिंग होना चाहिए। हम इसको सेल्फ स्पीकिंग ऑर्डर कहते हैं, तो वो सेल्फ स्पीकिंग होना भी चाहिए कि वो जो उसको बगैर सुने और बगैर एक्सपर्ट किए और उसको उड़ा दें, तो उनके पास एटलीस्ट कुछ मवाद हो जिसको वो देख के ये फील करें कि नहीं यार इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना नहीं उड़ा सकते, उसको उड़ाने के लिए कुछ चाहिए होगा। तो इसलिए आपका सेल्फ स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। इंश्योरिंग दैट सप्लाईज अंडर 153 आर इंक्लूसिव इन सेल्स टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी के 153 की जब सप्लाईज पे विद हेल्डिंग होनी है तो फिर स्टेट वो वैल्यू पे नहीं होनी, बल्कि उसमें जो सेल्स टैक्स है वो ऐड हो के फिर उस पर होनी है। तो ज़ाहिर है जब सेल टैक्स ऐड होगा तो बढ़ जाएगा, या कस्टम ड्यूटी अदर ड्यूटीज़ हैं उसमें ऐड होंगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और उसकी परसेंटेज जब कटेगी तो वो यकीनन वो ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट हैं फॉर सप्लाईज अंडर सेक्शन 153 कवर्स द पीरियड ऑफ एक्चुअल परचेज डाटा ऑफ इनवॉइसेस पेमेंट टू रिकनसाइल विद इन द ड्यू डेट एक्सेप्शन ग्रांटिंग, के उसके लिए तो जिस पीरियड के लिए एग्जाम्पशन ग्रांट की गई है सिर्फ उस पीरियड के लिए उनको ये होगी, एग्जाम्प्ट होगी। अदरवाइज बाकी जो पीरियड है उसमें आप 153 और उसकी जो परचेजिंग के रिलेटेड है वो कलेक्शन कर सकते हैं। तो सप्लाईज फ्राम द कमर्शियल इम्पोर्टर टू द वेरीफाइड थ्रू द प्रोफाइल एंड पासपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ द सेल टैक्स रिटर्न। इसी तरह जो कमर्शियल इम्पोर्टर्स की सप्लाईज हैं उनको भी वेरीफाई किया जा सकता है कि उन्होंने पीछे से किया तो क्या आगे इनवॉइसेस प्रॉपर इशू की हैं या नहीं की। तो उसके अलावा जो क्लेम्ड हैं बिलो टैक्स लिमिट परचेजेज एंड सर्विसेज के अंडर सेक्शन 153 टू बी वेरीफाइड फ्रॉम द नेक्स्टर ए ऑफ द सेल टैक्स रिटर्न 12 मंथ से आप देखें कि जो परचेजेज हैं और बिलो टैक्स लिमिट्स के को क्लेम कर रहे हैं कि वाकई ऐसे ही हैं या इन्होंने इंटेंशनली नहीं डिपॉजिट करवाया। इसी तरह अवॉइडिंग लमसम डिफॉल्ट्स अंडर सेक्शन 161 एज द परसेंटेज ऑफ द क्लेम्ड एक्सपेंसेस। तो आप जो लमसम इसका करके इमेजिनेशंस पे जो ऑर्डर बनाते हैं तो वो जाहिर है वो अपील प्लेटफॉर्म में उसी तरह से ही ख़त्म हो जाते हैं, नल हो जाते हैं। तो ब्रेकअप ऑफ क्लेमिंग सैलरीज स्पेसिफिकली इन सर्विसेज एंट्रीज सच एज स्कूल हॉस्पिटल्स एंड IT सर्विसेज का जो है वो प्रॉपर ब्रेकअप से का आप देंगे कि इसकी ये थी यहाँ से सर्विसेज ली और इतनी जितनी उसने सैलरी मिली और उसकी विद हेल्ड हुई प्रॉपर। जब वो बाजू का 2 जगह पे काम कर रहा है तो उसको कंबाइन करते हैं तो क्या उसकी विद होल्डिंग प्रॉपर होती है या नहीं, ये चीज़ भी चेक करने वाली है। इसी तरह प्री पेमेंट इन बैलेंस शीट एंड एडिशंस इन एसेट्स जो हैं वो भी उसका भी ख्याल रखा जाए। तो ड्राफ्टिंग ऑफ गुड ऑर्डर अंडर सेक्शन 161/2005 अभी कंटिन्यू है। तो इसमें पेमेंट एंड टैक्सेस डिडक्शन फ्रॉम एसोसिएट कंसर्न्स, हाँ जो एसोसिएट्स कंसर्न जो हैं या आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन जो हैं उनका खसूसी आपने ख्याल रखना है कि क्या वो प्रॉपर विद होल्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो इसमें काफ़ी कंसर्न्स है, रिस्क एरिया है ये एसोसिएट्स के साथ ट्रांजैक्शन करने का। इसी तरह रेंट है 155 का, इसमें थ्रेशोल्ड इज़ नॉट फॉर ईच लेसी बट कमुलेटिव फिगर्स इसके में आनी चाहिए, ये भी चीज़ का ध्यान रखें। एंड डिफॉल्ट सरचार्ज एंड टैक्स विद हेल्ड नॉट डिपॉजिटेड एंड लेटर डिपॉजिटेड जो रूल 43 है इसके मुताबिक डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी उस पर लगाएं जिसने लेट डिपॉजिट किया है या नहीं डिपॉजिट किया। तो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज जब ज़्यादा उसको देना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो ऑन टाइम डिपॉजिट करवाना शुरू करेगा। तो इस तरह कंपैरिजन ऑफ विद होल्डिंग स्टेटमेंट विद नेक्स्टर ए के विद होल्डिंग क्या कर रहा है उसकी परचेजेस के साथ उसको विद हेल्ड करें ऑफ सेल टैक्स रिटर्न का रिगार्डिंग सेक्शन 153 एंड विद नेक्स्टर सी ऑफ द सेल्स टैक्स ऑफ द रिटर्न रिगार्डिंग सेक्शन 236 G एंड H।
तो जो परचेजेस के रिलेटेड है वो क्योंकि एनेक्स्चर ए में आता है और 153 से उसका करेंगे, और जो सप्लाईज़ हैं उसकी वो एनेक्स्चर सी में है सेल टैक्स के। तो इसको भी जो सेक्शन 236G और 236H है उसके आजकल ये ज़्यादा एक्टिव हो गया है, क्योंकि इस पे टैक्सेस जो फिनांस एक्ट 2024 में इस पे काफ़ी सख्ती की जा रही है और टैक्स के रेट भी बढ़ाए जा रहे हैं। तो इनकी जो मॉनिटरिंग है ये बहुत ज़रूरी हो गई है। इसी तरह गाइडिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेस एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि सेक्शन 236 एंड 236C और के प्रॉपर्टी की सेल पे और प्रॉपर्टी की परचेज पे ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, और 236 के जो है अब ये नॉन फाइलर अगर हैं तो नॉन फाइलर को ये 12%, 16% और 20% तक प्रोग्रेसिवली जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, परचेज बढ़ती जाएगी तो इसका टैक्स बढ़ता जाएगा। इसी तरह जो नॉन फाइलर के लिए है प्रॉपर्टी सेल करने का 236C का नॉन फाइलर के लिए, तो वो टैक्स जो है ये भी 10% तक है, 3% से लेके 10% तक। अब एक नई क्लास इंट्रोड्यूस हो गई है कि जो लेट फाइलर है, ये एक न्यू कंसेप्ट है कि जो फाइलर है उसको 3% है, तो लेट फाइलर को 236 या C या K जो है ये 6% तक टैक्स इस पे आएगा। तो टैक्स अंडर सेक्शन 236 और K के जो टोटल कलेक्शन है इसकी फॉर फाइलर्स इन 2024 जो है वो 160 बिलियन तक की फाइलर से हुई है, और 22 बिलियन जो है वो नॉन फाइलर से हुई है टोटल इन दो सेक्शंस की। अब फिनांस एक्ट में विद होल्डिंग्स के लिए क्या क्या चेंजेस आई हैं, क्योंकि विद होल्डिंग मज़ीद इंक्रीज़ हो रही है, और डायरेक्ट टैक्सेस में पहले ही मोस्ट ऑफ द शेयर्स जो विद होल्डिंग टैक्सेस का था, तो अब क्या आ रही हैं। इसमें सबसे पहले तो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सप्लाई चेन। सप्लाई चेन की डॉक्यूमेंटेशन क्यों ज़रूरी है कि अब सेक्शन 236G और H आ गया है, जो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर पे लगेगा कि उनसे अब आपने टैक्स कलेक्ट किस तरह से करना है और किसने किस तरह से, ये इन ऑल द सेक्टर्स में वो कर दिया गया। पहले एक स्पेसिफिक सेक्टर्स में था, एक दो में, अब सब सेक्टर्स जो है इसको देखेंगे। जैसे कि रेट ऑफ नॉन फाइलर जो है प्रोहिबिटिव जो है 236G रेट है वो 2% हो गया है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, और जो 236H है जो रिटेलर्स के लिए है उसका रेट जो है 2.5% तक चला गया है, 2% और 2.5% तक जो इंक्रीज़ हो गया है, ये जो फाइनेंस एक्ट 2024 में आया है। इसी तरह प्रीमियम फॉर मिस यूज़ ऑफ फाइलर के करने के लिए उन्होंने CNIC और NTN जो है ना ये भी ज़रूरी हो गई हैं, और क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ विद होल्डिंग एजेंट्स के लिए भी मॉनिटरिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत है और वो होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप सेल्स टैक्स रिटर्न की बात करते हैं तो उसमें एनेक्स्चर सी वाया विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो है इनका कंपैरिजन भी आएगा कि चेक किया जाए कि क्या जितना डिक्लेयर की जाती है रिटर्न में सेल्स की जाती है उसके मुताबिक क्या टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं या नहीं। सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो रिसोर्टिंग टू द सेक्शन 108B में किया गया है। सेल्स टैक्स अनरजिस्टर्ड पर्सन है या उनके साथ इनकम टैक्स की क्या ट्रीटमेंट किए जाएंगे, ये हमारा सेक्शन 108B कहता है कि ट्रांजैक्शन अंडर द डीलरशिप अरेंजमेंट। अब डीलरशिप अरेंजमेंट में ये होगा कि जो थर्ड शेड्यूल आइटम को डील करते हैं, तो थर्ड शेड्यूल आइटम वो होती हैं जिनके ऊपर वो पैक्ड होती हैं, उनके ऊपर प्राइस लिखी होती है और प्राइस के साथ सेल्स टैक्स भी एंड कंज्यूमर प्राइस लिखी होती है। जैसे कि सोप है, टूथपेस्ट है या क्रीम है, वो जो पैक्ड प्राइसेस है उस पर प्राइस या तो लिखी जाएगी या इम्पोज की जाएगी। तो उनको जो डीलर्स को दिए जाते हैं थर्ड शेड्यूल के तहत आइटम, या इस तरह की बोर्ड और कोई चीज़ कर सकता है कि वो आइटम्स अब दी जाती हैं, तो उसमें अगर वो पर्सन अनरजिस्टर्ड है और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में भी नहीं आ रहा, मीन इनकम टैक्स में भी अनरजिस्टर्ड है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है और सेल्स टैक्स में भी अनरजिस्टर्ड है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि उसकी जो डीलर्स मार्जिन है, क्योंकि वो एंड प्राइस तो उस पर लिखी होती है, डीलर को मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर एक मार्जिन देता है, एक स्पेसिफिक मार्जिन के इसमें 20%, 30% या ये अमाउंट जो है ये डीलर की मार्जिन है। तो उसमें अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा होगा, रिटर्न नहीं फाइल कर रहा होगा, तो उसका जो 75% ऑफ द डीलर मार्जिन है उसको उसकी इनकम में इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो उतनी उसकी इनकम होगी जिस पे उसको बाद में टैक्स देना पड़ेगा, तो वो इसकी इनकम में ऐड हो जाएगी। इस तरह फॉर द पर्पज़ ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस सेक्शन
10% ऑफ द सेल्स प्राइसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर शैल बी ट्रीटेड एज अ डीलर मार्जिन। तो अब ये स्पेसिफाई भी कर दिया गया कि अगर वो डीलर मार्जिन हमें बता नहीं रहा मैन्युफैक्चरर या ये नहीं कर रहा, तो हम उसको जितनी मैन्युफैक्चरर की प्राइस होगी उसमें 10% तक डीलर का मार्जिन उसमें ऐड किया जाएगा। अब फाइनेंस एक्ट 2024 में जो चेंजेस आई हैं उनको हम देख रहे थे, तो उसमें विद होल्डिंग एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो पहले 100% तक हम एग्जाम्प्ट कर देते थे कि एग्जाम्पशन लिमिट, जब एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट इशू होता था तो 100% एग्जाम्पशन आ जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब इसकी लिमिट जो है 80% तक कर दी गई है इन द रेट ऑफ विद होल्डिंग, यानी कि टोटल 100% एग्जाम्पशन नहीं होगी कि 20% तक तो आ ही आएगा। इसी तरह एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट 153(4) का नॉट टू बी कैंसल्ड रेट्रोस्पेक्टिवली, जो हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है 2024 का LHC 4192 लेटेस्ट केस ला है। और इसी तरह एडवोरम टैक्स अंडर सेक्शन 231B ऑफ द न्यू व्हीकल्स उसके भी है। और विद होल्डिंग रेट ऑफ नॉन फाइलर जो है वो 35% हो गया प्रॉफिट ऑन डेट, पहले जो 30% था तो वो 35% तक चला गया। इसी तरह सेक्शन 11 का सेल टैक्स एक्ट है, विद होल्डिंग ऑडिट जो है वो भी हमने इसमें ऐड, इसमें FBR ने फाइनेंस एक्ट 2024 में ऐड हो गया। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बेसिक मकसद ये है कि समझाई जाए दोनों साइड्स पे, टैक्स पेयर को भी और ऑफिसर्स को भी, कि जो इसके मुताबिक जो लाभ बन रहा है उसके लिए करें। अब हम अगर कंपैरिजन करें विद होल्डिंग टैक्सेस के जो फर्स्ट क्वार्टर है उसका कंपैरिजन में अगर आए, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 जो क्या था और फर्स्ट क्वार्टर 2025 क्या है, इसमें क्या इंक्रीज़ आ रही है या डिक्रीज़ हो रही है। तो ये बिलियंस में फिगर हैं। इसमें हम अगर सैलरी की बात करें 149 की, तो वो पहले क्वार्टर में 2024 के जो 70 बिलियन थी, लेकिन जब वो ये 70 बिलियन जो थी ये इंक्रीज़ होकर 102 बिलियन आ गई है 2025 में। इट्स मीन कि इसमें इंक्रीज़ है 47%। इसकी एक ये भी वजह हो सकती है कि अब जो 2024 का फाइनेंस एक्ट 24 था उसमें सैलरीज़ के इंक्रीज़ हो गए हैं रेट टैक्सेस के, तो ये भी इंक्रीज़ होने की वजह है। इसी तरह सप्लाईज़ पे है, तो सप्लाईज़ का 106 था और इस क्वार्टर में अब पहले में 124 हो गया है बिलियंस में, ये 17% इंक्रीज़ हुई है। और इस तरह 236G और 236H जो है ये बेसिकली पहले तो ये था कि ये सिर्फ स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक इंडस्ट्री में थे, अब क्योंकि ये ओवरऑल सब इंडस्ट्री और स्पेसिफिक में आ गए हैं तो इस तरह इसमें इंक्रीज़ आई है काफ़ी हद तक। 2.5 बिलियन से अब ये 4.5 चला गया है और H जो है वो 4.4 से 6.5, यानी कि 77% सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ इसमें इसीलिए है कि वो सब एरियाज़ में ये लग गया है। और इसी तरह प्रॉपर्टी के सोल्ड का जो है 21.3 मिलियन था, जो बिलियन था, जो कि 23.7 सबसे कम इसमें है। इसकी शायद वजह यह है कि प्रॉपर्टी का काम जो है टैक्सेस लगने और फिर कुछ इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल प्रेशर्स और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज़ की वजह से प्रॉपर्टी का काम काफ़ी हद तक रुका हुआ है। ओवरसीज़ जो हैं वो भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो भी बाहर से पहले जो ओवरसीज़ कमाते थे पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते थे वो भी थोड़े से डाउट में हैं इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, तो वो भी पैसे नहीं भेज रहे, तो इस वजह से जो है ना ये शायद कम है। तो मैंने कोशिश अपनी पूरी की है कि मैं विद होल्डिंग के रिगार्डिंग हर चीज़ आपको क्लियर कर दूं ताकि कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो दोनों साइड पे, FBR और टैक्स पेयर दोनों साइड पे आ जाए। तो फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई प्रॉब्लम हो, आपके ज़हन में कोई आ रहा हो क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि ये हमारा सारे जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं। तो जो भी किसी की प्रॉब्लम होगी और जहाँ आप कोई चाहते हैं कि फ़लाँ टॉपिक जो है वो उसकी समझ नहीं आ रही उसको डिस्कस किया जाए, तो वो भी हम डिस्कस कर देंगे। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप ख़ुद भी लर्निंग कर सकें और बाकी जो आपके करीब लोग हैं बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो, वो भी इसको सीख सकें। थैंक यू वेरी मच।